इसके बाद मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी जो बहुत बड़ा काम स्किल की दुनिया में कर रहे हैं माशाल्लाह से, और स्किल के 4 यूनिवर्सिटीज़ मुल्क में चल रहे हैं। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये अपने नौइयत की मुल्क की एक मुनफरिद यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर थ्योरी के बजाय ज़्यादा फोकस क्लासेस पे करने के बजाय प्रैक्टिकल पे किया जाता है। इन्होंने अपना सफ़र एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते उड़ीसा और आंध्रा में तकरीबन 4 इसके यूनिवर्सिटीज़ चल रहे हैं। तो उसकी जो पहली यूनिवर्सिटी है परला कमेंडी में, उसके डीन जनाब मीर सादत अली साहब हमारे दरमियान हैं। आपको ख़ास तौर पर यहाँ मदऊ करने का मकसद ये है कि उमूमन स्किल्स की जब आप बात आती है तो हमारे जहन में 2-3-4 ऑप्शंस रहते हैं कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, फला फला फला। लेकिन इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कई स्किल्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है कंपनियों से है कि बहुत से स्किल्स की कंपनियों को ज़रूरत होती है, उनके पास काम करने वाले अहबाब नहीं होते। आपकी यूनिवर्सिटी के सिस्टम को देख करके कई कंपनियों ने अपने सेटअप यूनिवर्सिटी में लगाए हैं। वहाँ कंपनी की ज़रूरत के मुताबिक लोग तैयार होते हैं। उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनको रोज़गार ढूंढने के लिए ज़्यादा मुश्किल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पाबंदी से अगर क्लासेस अटेंड करते हैं, सलाहियत अपने अंदर पैदा करते हैं, तो वो कंपनी खुद अपने पास उनको ले लेती है और फिर वहाँ से उनके ग्रोथ का सिलसिला शुरू होता है। बहुत से स्किल्स ऐसे हैं जो मिशनरीज के दौर के बावजूद और उनमें इजाफा हो रहा है और उनमें और तरक्की हो रही है। तो इस पूरी दुनिया को समझने के लिए कि ये स्किल की दुनिया काम कैसे करती है और क्या अहम स्किल्स है जो सेंचुरियन मॉडल अपने पास सिखाता है, हमारे दरमियान जनाब मीर सादत अली साहब उस पर प्रेजेंटेशन पेश करेंगे और इंशाल्लाह हमें स्किल की इस दुनिया से वाकिफ करवाएंगे। मैं सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ। बड़ी दूर से आप तशरीफ़ लाए, रात में आप पहुँचे और आपकी इस आमद पर आपको वेलकम करते हुए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस अहम उन्वान पर आप खिताब फरमाएं। 20 मिनट्स वीडियो इसमें छोटा वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तक ये वीडियो चालू होता है हम लोग मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं किसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ। मेरी उर्दू आप जैसी इतनी साफ सुथरी नहीं होंगी। मैं उड़ीसा से हूँ, तो ज़्यादा मिली जुली उर्दू रहेंगी। थोड़ा आप लोग तवज्जो फरमाएं। ये यूनिवर्सिटी बनने से पहले ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो आप समझ सकते हैं, पीवी नरसिंहा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब वो बरहमपुर कंस्टिट्यूंसी बोल के कंस्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़े थे और एमपी का पोस्ट हासिल किए थे। तो वो एरिया का डेवलपमेंट के लिए बोल के वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे बनाए थे। जो इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे कि जब उड़ीसा में उस समय इंजीनियरिंग कॉलेजेस कुछ भी नहीं थे। मैं खुद भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियरिंग किया हूँ, मगर क्योंकि उड़ीसा में नहीं थे तो इसलिए मैं आके गुलबर्गा ख्वाजा बंदा नवाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैं पढ़ाई किया था। तो वैसे ही हमारे बहुत सारे बच्चे जो है बाहर दूसरे मुल्कों में, दूसरे स्टेट्स में जाके पढ़ते थे। तो वहाँ पे वो इंजीनियरिंग कॉलेज करने से वो एरिया का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, ऐसा सोच के वो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज किए थे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के बाद, क्योंकि पहले कुछ भी हो दूसरा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, तो बहुत सारा एडमिशन होता था। तो सारे उड़ीसा से बच्चे जो है वहाँ पे आके ज्वाइन होते थे। तो इंजीनियरिंग करने के लिए +2 होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, और उसके बाद एक एंट्रेंस भी देना पड़ता है। एंट्रेंस देने के बाद वो इंजीनियरिंग ज्वाइन हो सकते हैं। तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के बाद डेफिनेटली वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने लगा। मगर जो लोग वहाँ के आसपास के जो लोग थे उनको उसका कोई बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा था। डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने की वजह ये थी क्योंकि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 1000 बच्चे 10th पास होते थे। तो अगर 10th ही अगर एक साल में अगर 1000 बच्चे पास होंगे तो उसमें से इंटरमीडिएट कितने पास होंगे, और इंटरमीडिएट पास होने के बाद कितने बच्चे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर करेंगे कि वो जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करेंगे।
तो उड़ीसा भर से लोग आते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए, मगर वहाँ के लोकल बच्चे पूरे सीट में जितने भी हम 200 सीट जो थे उसमें से 20 बच्चे भी लोकल नहीं रहते थे, हार्डली 10-12 मैक्सिमम उतने ही रहते थे। तो ये सिचुएशन को देखते हुए, और दूसरा चीज और एक था जो कि बहुत ही उससे भी संगीन था, वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे थे। बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि उनके पास पढ़ने की काबिलियत नहीं थी। तो कब एक तो ना कोई स्कूल का फैसिलिटी था और ना ही कोई दूसरा माली हालत ऐसी थी कि वो पढ़ सके। तो बच्चे क्या करते थे, तो उस समय नक्सलिज्म को बहुत मूवमेंट वहाँ पे चल रहा था, तो मैक्सिमम बच्चे जो है नक्सलाइट मूवमेंट में ज्वाइन हो जा रहे थे। तो बच्चे नहीं पढ़ के काम पे जाना, और काम कौन सा करना कि नक्सलिज्म। तो उसको वो करने के लिए तो एक सरकार की तरफ से या हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा सोचा गया कि ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें कि हमारे यहाँ के लोकल बच्चों के ऊपर कुछ उसका असर पड़े, क्योंकि ये जो बच्चे आ रहे हैं बाहर से बच्चे आ रहे हैं, मगर ये लोकल बच्चों पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा है। तो यही सोच के हम लोग जितने स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे थे जो कि स्कूल से 10th पास नहीं हुए थे, वो ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो वो बच्चों को लेके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए। वो कॉलेज में जो जगन्नाथ इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बोल के बोलते हैं वो कॉलेज, तब वो उसका नाम था, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी तब नाम नहीं था। उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, तो इसलिए बोल के मशीनों की ट्रेनिंग दिए। मशीनों की ट्रेनिंग देने के बाद वो बच्चों को 1 साल का ट्रेनिंग था, देने के बाद वो बच्चों को लाके दूसरे जगह पे उनको साथ साथ नौकरी आसानी से मिली। मैं उसी समय हैदराबाद आया था बच्चों को ले लेके कि यहाँ पे उनको नौकरी मिले, क्योंकि तब हैदराबाद, पूना ऐसे शहर तब भी नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छे थे और आज भी नौकरी के लिहाज से अच्छे हैं। तो माशाल्लाह, तो इसीलिए उस समय मैं वहाँ से बच्चों को लेके आया था। तो 26 बच्चे थे यहाँ के बालानगर एरिया में, और उसके बाद इसमें हमारे दूसरे एरियाज में सब जाके मैं बच्चों को यहाँ पे नौकरी देके उनको रहना खाना सब बंदोबस्त करके फिर यहाँ से मैं वापस हुआ था। तो वो जितना पॉपुलर हुआ था वो प्रोग्राम, जो 26 से हम लोग स्टार्ट किए थे बैच, आज हम लोग करीब हर साल 15 से 20 हज़ार बच्चों को इस लाइन में ट्रेनिंग देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके 2006 से लेके आज तक जो आप लोगों का जो स्टार्ट हुआ है तंजीम, और उसी समय हमारा भी ये काम स्टार्ट हुआ है 2006। तो वो 2006 से लेके आज तक हम लोग करीबन 2,40,000 से लोगों को ज़्यादा बच्चों को अभी तक ऐसी ट्रेनिंग दी है, और उसके बाद उन लोगों को हम लोग पोस्टिंग किए हैं। तो उसके बाद वो जो है यूनिवर्सिटी उसके बाद जब उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि बच्चे गन से छोड़ के वो आ गए अपने मेन स्ट्रीम में आने लगे, और उसका इम्पैक्ट 2006 से लेके 2010 तक इतना ज़्यादा था कि उड़ीसा सरकार ने ये सोचा कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसको एक दर्जा दिया जाए यूनिवर्सिटी का। तो उड़ीसा असेंबली में ये पास हुआ, एक प्राइवेट कॉलेज को कि इसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए बोल के असेंबली में गैजेट पास हुआ, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी बना। तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद जैसे मानो वो इंस्टीट्यूट को पंख लग गए, क्योंकि पंख लगने का मतलब क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देता, और सर्टिफिकेट देने से वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। मगर जब यूनिवर्सिटी जब सर्टिफिकेट देती है तो वो सारे दुनिया को एक्सेप्टेबल हो जाती है। तो अब जब ये यूनिवर्सिटी को जब सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो यूनिवर्सिटी का जब ब्रांड मिल गया इसको, तो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट देने लगी, तो वो आगे चल के ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग निजात किए जो कि हर तबके को, हर तरह के लोग को उसको पहुंच सके। तो ये जो है आज जो मैं ये छोटा सा आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसमें मैं म्यूट कर दिया हूं क्योंकि इसकी बातचीत को बंद करके हम लोग, मैं जो बोलना चाह रहा हूं हमारे लिहाज हमारे कौम के एतबार से, वो मैं बोलूंगा। तो ये जो है आप नहीं, तो बहुत सारे ये सब जो भी सब ये दिखा रहे हैं दूसरे सब ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं।
या आप ऑटोमोबाइल का काम नाम लीजिए, कैफे कॉफी डे का काम लीजिए, या फिर आप वेल्डिंग का काम बात कीजिए, या फिर आप मिक्सचर मेकिंग, जो आप पोहा मिक्सचर जो खाते हैं उसका का नाम लीजिए, कोई भी नाम लीजिए, वो सारा ट्रेनिंग टोटल हम लोग अभी 160 डिफरेंट स्किल कोर्सेज में हम ट्रेनिंग देते हैं। तो 160 ट्रेनिंग जो भी आप जो भी प्रोग्राम करना चाहे, जो भी ये करना चाहे, तो उसको हम कर सकते हैं। तो जब ये बात जब उठी है तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हमारे बात जहन में स्किल बोल के आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि प्लम्बर, वेल्डर, मैकेनिक या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन, यही सोचते हैं। मगर स्किल हर एक को चाहिए। डॉक्टर को भी स्किल चाहिए, प्रोफेसर को भी स्किल चाहिए, इंजीनियर को भी स्किल चाहिए, हर एक को स्किल चाहिए। मगर उनका हर एक आदमी का जो स्किल का रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है। तो वो जिस तरह का स्किल, किस तरह का स्किल को किस तरह का लोग एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद ये काम जो है बहुत मुस्तैदी से किया गया। तो हाउ टू इंटीग्रेट स्किल इन द हायर एजुकेशन, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा 10th पढ़ गया तो उसको नौकरी मिलेगी, मगर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं है, ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हुनर नहीं है। स्किल मतलब हमारे भाषा में हुनर। तो कोई भी एक काम का अगर हुनर है तो उसको कदर है। तो हुनर जब तक नहीं आएगा तब तक उसको कदर नहीं मिलेगी। तो कोई भी एक काम लो, अगर आप घास भी काटते हैं तो अगर ऐसा घास काटो कि देखने वाले बोले वाह क्या बात है, तो अगर वो बात अगर बन गई अगर बात में, तो ऑटोमेटिक आपको कदर मिलेगी। तो ये बात जो है हर एक स्किल के, हर एक ट्रेड के, हर एक प्रोफेशन में कैसे आना चाहिए। अगर वेटनरी डॉक्टर है तो उसको कौन सा स्किल में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि उसको उसके पास जो भी आए वो आराम से उसका पूरा ये हो गया। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको कैसे होना चाहिए, और अगर कोई इंजीनियर है तो उसके में कौन सा स्किल होना चाहिए। ऐसे स्किल सब सोच के ऐसे 160 स्किल्स जो है हम लोगों ने बनाए हैं, और 160 स्किल्स को जो है हम लोगों ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तब ये हो गया जो बड़े बच्चों के लिए, जो कि पढ़े लिखे बच्चों के लिए, वो कैसे है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में पढ़े लिखे बच्चों के भी तादाद इतनी ज़्यादा है जो कि बगैर काम के हैं, और या फिर उनको अपना मनपसंद काम नहीं मिल रहा। तो ये काम, तो उसको क्या है कि अब हम हर एक बच्चे को हमारे यूनिवर्सिटी में लाके ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो या फिर हर एक बच्चे को हमारे यूनिवर्सिटी में लाके उसको ग्रेजुएट नहीं करा सकते। मगर जो बच्चा दूसरे कॉलेज में भी ग्रेजुएशन किया है उसको लाके मगर हम अपने कुछ हुनर उसको सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से कि उसको कल को नौकरी मिल सके। तो ऐसी ट्रेनिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। हर साल वहाँ पे कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग ऐसे आते हैं जो कि दूसरे कॉलेजेस में पढ़े होते हैं, और वो आके वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेके और उसके बाद नौकरी के लिए नौकरी लिए जाते हैं। जब ऐसा हब बन जाता है जहाँ पे कि हर साल 20 से 25 हज़ार लोग आके ट्रेनिंग लेते हैं और नौकरी लायक बनते हैं, तो अपने आप अगर गुड़ आ गया तो मक्खी भी जरूर आती है। तो गुड़ आ गया तो मक्खी कौन है? तो वो ऐसे कारोबार को चाहने वाले, वो ऐसे लोगों को, वो ऐसे काम करने वाले लोगों को तलाश में जो रहते हैं कंपनियां। तो ऐसे कंपनियां भी जो है हमारे पास अपने आप, हम कंपनी के पास नहीं जाते। अब जो मैं पहले शुरू किया था 2006 में, मैं खुद आया था कंपनी, हर एक कंपनी के दरवाजे पे ठोक के आपको बच्चे चाहिए क्या। अभी मेरे पास वहाँ पे करीब करीब हर दिन 20 से 25 कंपनियों का कॉल आते हैं कि हमको बच्चे चाहिए, हमको ये मैसेजेस आते हैं कि हमको एक स्लॉट दे दो, हम आके अपने बच्चे लेके जाएंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहला पॉइंट सर्टिफिकेट, दूसरा पॉइंट रोजगार, तीसरा पॉइंट मैं आ रहा हूं अभी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं मगर पढ़ाई खत्म करते नहीं। पढ़ाई क्यों खत्म नहीं करते? कभी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, किसी को दिल भटक गया, किसी का कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ गया, जैसे हेल्थ खराब हो गया, या फिर घर में कोई दूसरी परेशानी आ गई, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई आधे में छोड़ देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग बच्चा अगर इंजीनियरिंग करने के लिए आया और अगर वो पढ़ाई आधे में छोड़ दिया, तो उसका क्या होगा? उसको क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? +2। जब तक वो इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करेगा तो वो बनेगा +2। तो +2 के बेसिस में अगर वो कहीं नौकरी पे जाएगा तो उसको जो इंजीनियरिंग के बेसिस में जो नौकरी मिल रही थी, या फिर 2 साल या 3 साल जो पढ़ा था वो सब बेकार। वो जिंदगी के वो 3 साल उसके पूरे बेकार हो गए। वो पढ़ाई उसको कहीं दिखा नहीं सकता। तो वो बच्चों को कैसे रास्ते में लाया जाए? तो वो बच्चों को रास्ते में लाने का ऐसा ये तरीका है
कि उसका नाता है क्या वोकेशनल एजुकेशन, तो उसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल। तो वो उसको क्या किया जाता है कि जो बच्चे 10th पास हो गए मगर वो डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को क्या है कि ऐसा प्रोसेस बताया जाता है कि कभी भी आप चाहे तो आप पढ़ाई बंद कर सकते हैं, फिर कभी भी आप चाहे तो पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं। तो वो कैसा रास्ता है। मान लीजिए कोई अगर बीटेक का 4 साल प्रोग्राम है, उसमें से 3 साल ही किया, चौथा साल नहीं कर पाया, तो उसको हम क्या करते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल वर्क देते हैं। वो क्योंकि 3 साल में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ ना कुछ काम किया है, कुछ ना कुछ चीज सीखा है, तो वो बैचलर ऑफ वोकेशनल एक सर्टिफिकेट हो गई जिसको लेके कि वो जाके बाहर जाके वो नौकरी की तलाश कर सकता है या फिर काम कर सकता है। जब उसको फिर माहौल ऐसा सहूलत बना कि या फिर जैसा उसका तवज्जो बना कि नहीं मुझे अपना बीटेक कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो फिर वो B2B डिग्री लेके आएगा और उसका 1 साल और उसका जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेगा और बीटेक लेके जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर जब जाके कहीं पे गाड़ी रुकती है, जैसे कि कोई प्रमोशन के लिए, नहीं तो कहीं बाहर जाने के लिए, नहीं तो कुछ जॉब अप्लाई करने के लिए, तब लगता है कि अरे मैं अगर बीटेक कंप्लीट कर लेता तो अच्छा रहता, मगर मेरे ये प्रॉब्लम का जैसे नहीं हुआ, और जिंदगी भर का रोना बन जाता है वो। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, कहीं भी आप जब बाहर निकल सकते हैं पढ़ाई से, कभी भी आप मजबूरी की वजह से कभी भी पढ़ाई से बाहर निकल सकते हैं, और मजबूरी अगर खत्म हो गई तो फिर पढ़ाई के अंदर आ सकते हैं। तो ये जो एंट्री एंड एग्जिट प्रोसेस है, ये यूनिवर्सिटी का एक खासियत बनाया गया है। तो जो कि हमारे जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोग हम लोग काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए बोल के वो बहुत आसान तरीका बन जाता है एक के बाद दूसरे डिग्री हासिल करने का। और ये जो डिग्री जब बना तो और एक चौथा मेथड आता है कि आप पढ़ाई करते वक्त काम कीजिए, काम करते वक्त पढ़ाई कीजिए, दोनों। तो दोनों चीज ऐसा नहीं कि हम जैसा ओपन स्कूलिंग में करते हैं। तो ओपन स्कूलिंग जब हम कहते हैं तो दुनिया में क्या होता है कि ओपन स्कूल से पढ़ा है तो उसकी इज्जत थोड़ा दिमाग में जरा कम कर देते हैं लोग कि हाँ पढ़ाई ध्यान नहीं दिया होगा, गया नहीं होगा कॉलेज। मगर ये जो सिस्टम है, कितने टाइम आप अंदर पढ़ेंगे और कितने टाइम आप जाके बाहर करेंगे, बाहर पढ़ेंगे। तो अगर पढ़ाई में ही काम अगर मौजूद हो, जैसे कि अगर मैं आपको ये इसके 100 मार्क दूंगा अगर आप जाके ये घर का पूरा वायरिंग फिक्स करके आते हो, ये काम के आपके 100 मार्क। इसको हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, इंटर्नशिप बोल सकते हैं, या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग बोल सकते हैं। क्या काम है कि ये बिल्डिंग का जो है आप इलेक्ट्रिफिकेशन काम कंप्लीट करके आओ और आपको 100 मार्क दिया जाएंगे। तो अगर ऐसे 100 मार्क अगर उसके जम गए तो एक बीटेक डिग्री को अगर 420 480 मार्क अगर चाहिए तो वैसे उसको 240 मार्क तक हम ऐसे ही उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाल के उसको मार्क दे सकते हैं। तो वो मार्क्स देने के बाद क्या होता है कि बीटेक तो आधा ऐसे काम करके गुजर गया, और काम करते वक्त उसको जो भी काम किया उसमें उनको एक्सपीरियंस भी बना कि कैसे काम करना है, और वो काम के उनको पैसे भी मिले जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, उनका अपना फीस भर सके, अपना काम कर सके, अपना जिंदगी गुजार सके। तो ऐसे करके भी बहुत सारा प्रोग्राम वहाँ पे चलता है। तो वैसे प्रोग्राम में करीब अभी उस यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, यहाँ तक मैं 4 चीज़ें जो बोला कि एक जो है सर्टिफिकेशन, दूसरा जो है कि कैसे उसको हम हुनर को कैसे पढ़ाई के अंदर शामिल करें, तीसरा है कि कैसे आगे बढ़े, और चौथा है कि कैसे हम ऑन जॉब मतलब कभी भी पढ़ाई छोड़ सके और कभी भी फिर से पढ़ाई को वापस अपने ज़िंदगी में वापस ला सके। तो सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है सर्टिफिकेट दिखाने पे ही चलती है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग, क्योंकि इतने सारे लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे दूसरे ज्योग्राफी से भी लोग आए हैं, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, इतने दूर से लोग आए हैं। तो ये बात आप लोग जहन में डालिए, और मैं आपके प्रेसिडेंट साहब को मैं एक प्रपोजल दूंगा कि कैसे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके चल सकती है, ताकि हम लोग इंशाल्लाह हम अपना खुद का एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्योंकि पहला चीज़ है सर्टिफिकेशन कैसे होगा, क्योंकि अगर हम खुद अपना सर्टिफिकेशन अगर बना सके तो उसमें हम अपने आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सब लोग आगे आएंगे इंशाल्लाह, सब लोग उसको ये काम करेंगे। दूसरा है कि कैसे उसको दूसरे स्किल को कैसे हम लाएं,
क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे स्किल्स है जो कि जिससे कि रोजगार भी हो सकता है और हम उसको काम में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत सारा ऑनलाइन काम होता है, जैसे अभी मैं देखा बहुत लोग आप लोग बहुत सारे, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं खत्म करूंगा कि जैसे कि आप लोग बहुत सारे सिलाई मशीन देते हैं, मगर सारे सिलाई मशीन अगर इकट्ठा हो जाए, अगर एक तरह का प्रोडक्ट तैयार करें और अगर अगर कोई कंपनी को अगर आप कॉन्टैक्ट करें, तो अगर उस कंपनी के लिए अगर बनाए तो आप लोग वो सारे के सारे लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, घर में बैठे कपड़े बनेंगे, आपको कंपनी लोग आएंगे, कंपनी से आप सब लेंगे। और क्योंकि ये मॉडल जो है मैं किया था जब कोरोना टाइम हुआ, हमारे यहाँ पे हर साल 6 से 7 हज़ार लोग सिलाई मशीन का ट्रेनिंग लेके बेंगलोर, तिरुपुर, चेन्नई ऐसे जगह पे जाते हैं नौकरी करने के लिए। जब कोरोना आया तो ये सारे बच्चे घर वापस आ गए, क्योंकि उनको वहाँ कोरोना में वहाँ पे नौकरी नहीं था। तो हम लोग उनको क्या किया, सब लोगों को नाइटी एंड पेटीकोट, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा स्किल नहीं लगता, नाइटी और पेटीकोट बनाने के लिए कपड़ा खरीद के वो सारे बच्चों को दे दिए। सारे बच्चों को सिलाई मालूम था और हर एक बच्चे के घर में ऑलमोस्ट सिलाई मशीन था, और जिसके पास नहीं था उसको हमने अपने ट्रेनिंग सेंटर में जो 550 मशीन थे उसमें से कुछ लोगों को उनके गांव में 5-5-6 मशीन करके लगा दिए। तो वो सारे लेडीज जो है वो लोग नाइटी एंड पेटीकोट जब बना के वो लोग पेटीकोट लेते और वापस हमारे को लाके देते। तो पेटीकोट का कपड़ा लेते और सिले धागा लेते और हमको बना के लाके देते। तो एक महीने में हमारे पास 10,000 नाइटीज जमा हो गए। वैसे तो 10,000 जब नाइटीज जमा हो गए तो कम से कम 5-6 नाइट होलसेलर का भीड़ लग गई कि हमको ये सामान दे दो, हम लेके जाके हम अपना मार्केट करेंगे। तो मार्केट लिंकेज वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्ट लाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम उनको एक नाइटी का और या फिर एक पेटीकोट का अगर 10-20 रुपया भी देते थे तो एक जो माँ जो काम कर रही थी वहाँ पे, तो उन लोगों को कम से कम वो लोग एक महीने में 6 से 7 हज़ार रुपये कोरोना टाइम में घर बैठे कमा रहे थे। तो ये जो है, जो आप लोग इतने सारे मशीन देते हैं, इतने सारे मशीन जो बांटते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम उसमें शामिल कर सकते हैं। वैसा ही हो सकता है हेल्थ केयर का, वैसा ही हो सकता है आप जो लिखे हैं मेहंदी डिज़ाइन करने का। तो बहुत सारे दूसरे ऐसे काम हैं जो कि हम लोग काम कर सकते हैं, काम से सीख सकते हैं। सीखने के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट एज ए इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल करेंगे तो शायद उतना डिमांड नहीं रहेगा, मगर जब हम ग्रुप बन के करेंगे, एज ए कम्युनिटी बन के करेंगे, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह उसका बहुत हमको अजर मिलेंगे। तो मेरा टाइम अभी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह मैं सोच रहा, आज आप लोगों को देख के मैं इतना एक्साइटेड और इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं सोचता हूँ इंशाल्लाह मैं आज तो आप लोगों को एक स्पीकर की तरह आया हूँ, अगर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हो तो आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन को लेके मैं उड़ीसा में जाऊँगा। एक उड़ीसा का एक ब्रांच भी आपके सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह अगले साल पढ़ेंगे।